अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ी नोट में खुशामदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फ़ातिमा। प्रोग्राम में हम बात करेंगे मखसूस नशिस्तों का मामला मज़ीद गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों पर 14 सितंबर के वजाहती फैसले को भी चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के फैसले को मफरूज़ों पर मबनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर अमल रोकने की इस्तदा भी कर दी। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट का फैसला है कि दावा ना करने वाले को पार्टी या रिलीफ नहीं दिया जा सकता। नजरसानी दरखास्त के मुताबिक अदालती फैसले पर ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। 12 जुलाई के फैसले की वजाहत 25 जुलाई को दायर की गई। इलेक्शन कमीशन वजाहत की दरखास्त पर बाद में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी। सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी करे। ऐसे में नाज़रीन अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस नजरसानी दरखास्त पर क्या डायरेक्शन देती है। ऐसे में अहम सवाल तो ये भी है कि इलेक्शन कमीशन का महीनों बाद भी मखसूस नशिस्तों का फैसला ना कर पाना उसकी इस्तेदाद पर सवालिया निशान नहीं है। तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट वजाहती फैसले में इलेक्शन कमीशन को नताइज से भी खबरदार कर चुका। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन को वजाहती फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की जरूरत क्यों पेश आई? ये तमाम सवालात हैं जो हम अपने पैनलिस्ट के सामने भी रखेंगे। मखसूस नशिस्तों की तकसीम का मामला इसलिए भी अहम है कि इस फैसले से पार्लियामेंट में हुकूमती इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत भी जुड़ी है। हुकूमती इत्तेहाद 26वीं आईनी तरमीम करना चाहता है, जिसका अदलिया से मुतालिक तरामीम सबसे अहम है, जिनमें से एक आईनी अदालत का क़याम भी है। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी की पहली कोशिश में नाकामी के बाद बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि आईनी अदालत मजबूरी और ज़रूरी है, बनाकर रहेंगे। क्या उन्होंने गुफ्तगू की है, वो पहले सुन लेते हैं। वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। जब किसी चीफ जस्टिस ने ख्वाब भी नहीं देखा था कि मैंने डैम बनाना है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने यह तय किया था, अवाम के नुमाइंदे ने यह तय किया था कि आईनी अदालत बनेगा, जुडिशल रिफॉर्म्स होंगे। हसन साहब, आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से आपने भी प्रोग्राम में हमें ये बताया था कि इलेक्शन कमीशन जो है इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगा, पहले ये बात हम अपने नाज़रीन को दिखा देते। वो ये कहते हैं कि हम ये कह सकते हैं क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम हो गई, तो इस वजह से हम तो उस कानून पर इंप्लीमेंट करेंगे कि उनका ये कहना है कि क्योंकि हम भी एक आईनी अदारा है तो हमने भी कानून और आइन को देखना है, उसके मुताबिक हम चलेंगे। और फिर रिव्यू में भी ये मामला चला हुआ है, फिर तहरीरी फैसला भी आना है, तो उनका ये ख्याल है कि वो भी आएगा। तो मेरा ख्याल है जो उनकी बातचीत से जो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शायद वो इस फैसले पर अमल दरामद ना करे और वो ये प्ली ले सकता है कि क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम होगी। हसन साहब, 8 इजलासों के बाद भी इलेक्शन कमीशन ये फैसला नहीं कर पाया और कैसे इस पर अमल दरामद होगा? और नजरसानी के लिए जो है हम देख रहे हैं रुजू किया दोबारा सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या इलेक्शन कमीशन की कैपेबिलिटी पर आपको नहीं लगता कि सवालात उठ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 8 इजलासों के बाद जो कि इतलात ये आ रही थी कि बगैर किसी नतीजे पर पहुँचे और फिर उसके बाद उन्होंने नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। कई सवालात भी खड़े होते हैं। पहले ये कि जब तफसीली फ़ैसला आ जाए तो फिर आप एक वजाती जो फ़ैसला है जो कि इन चैम्बर हुआ उस पर कैसे वजाहत के लिए आप नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। लगता यही है कि इसको रिव्यू पिटीशन के साथ ही अटैच करके सुना जा सकता है, क्योंकि ये वजाती है। जब तफसीली फ़ैसला आ जाए और जिस तरह तफसीली फ़ैसले में एक नहीं कई सवालात पर जो है कई सवालात उठाए, इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि उनके जवाबात देता, उन पर अमल दरामद करता, बजाय कि उन्होंने एक नई बहस जो है वो शुरू कर दी है। देखें, जो तफसीली फैसला आया उसमें 2-3 चीज़ें बिल्कुल कैटेगोरिकली की गई। एक पहली तो उन्होंने आम इंतखाबात पर जो सवाल उठाए और इसमें बताया कि इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका। तो पहले तो पूरा निज़ाम ही पूरा मशकूक करार दे दिया गया और बाकायदा क्लियर कर दिया गया कि किस तरीके से जो है वो इलेक्शन कमीशन अपने फ़राइज़ सरअंजाम नहीं दे सका। दूसरा, अब ये फैसला किया गया है, अगर ये मैं आपको बताऊं कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिव्यू नजरसानी के लिए गया, अगर ये फैसला इसी तरह रिव्यू में जाता है और 8 जजेस यही फैसला करते हैं कि जो हमने तफसीली फैसला दिया उस पर अमल दरामद करें, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये मामला लेकर दोबारा स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये डायरेक्शन आ गई और
हमें मजीद रहनुमाई की जाए, क्योंकि स्पीकर भी एक आईनी जगह पर बैठे हैं, वो भी एक आईनी पोजीशन लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जिम्मेदार जरा ये दावा कर रहे हैं कि फिर हम लेकर दोबारा उनकी तरफ जा सकते हैं, यानी मामला को किसी ना किसी तरीके से अमल दरामद नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया है फुल कोर्ट का, आप ये ना देखिए कि ये 8 जजेस ने फैसला दिया, ये फुल कोर्ट का फैसला है। उसमें से अक्सरियती फैसला ये है कि आपको मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तरीके इंसाफ को देनी है। लेकिन अगर आप देखें तो एक मैं बयान देख रहा था जिसमें मुस्लिम लीग नून के सदर जो हैं वो एक बयान दे रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो ये हैवानों की बस्ती है। ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और उस पर अमल दरामद ना किया जाए? आज वही बयान को अगर सामने रखा जाए तो ये किसके मुताबिक जाता है, तो किन की तरफ इशारा हो रहा है? माजी के बयानात इन्हीं हुक्मरानों के हैं। आज यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले मौजूदा हुकूमत भी इंप्लीमेंट करने से कतराती दिखाई देती है, और खासतौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसको डायरेक्शन दी गई है वो इसे जो है वो कतराती दिखाई दे रही है। उनका यही कहना है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जिम्मेदार जो मेरी बातचीत हुई उनका यह दावा है कि हम किसी सूरत इलेक्शन एक्ट में तरमीम होने के बाद हम इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। और हुकूमती हलकों का यह दावा है कि यह सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि हम जो अदालती फैसला आया है कि जो कि हमारे खिलाफ जाता है, तो वो कहते हैं इसमें हम किसी ना किसी तरीके से पार्लियामेंट भी कोई जो है वो मामला दे सकता है कि आप इसमें अमल दरामद ना करें। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो तफसीली फैसला दिया उसको आप नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? ये तो ऐसा लगता है कि जिसका तौहीन अदालत की कार्रवाई की तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो करता दिखाई दे रहा है, वो तौहीन अदालत कर रहा है। इस पर तो तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है कि आप एक इलेक्शन कमीशन कैसे आइन से ऊपर, आइन से मुबर्रा कैसे कानून और एक एक्ट हो सकता है। इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने जो 70 के करीब सफात पर फैसला दिया है, उसका अगर जायजा लिया जाए तो ऐसे लगता है कि उन्होंने आइन और कानून की रोशनी में उनको नकात को सामने रखते हुए दिया। कहीं पर उन्होंने आर्टिकल 51 की इंटरप्रिटेशन की, फिर उसके बाद उन्होंने आगे जाके बताया कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी कि वो निशान नहीं ले सकता, उसको किस तरीके से गलत उसकी तशरीह करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसका सहारा लिया। और फिर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वो कहते हैं क्योंकि आइन की आपने इंटरप्रिटेशन अपने अंदाज से की, लेकिन उसके साथ वो एक एक्ट को मुबर्रा लेते हैं। एक्ट सुप्रीम नहीं है, आइन सुप्रीम है। अगर एक्ट और कानून के मुताबिक देखा जाए तो आइन के मुताबिक जो अदालत ने तशरीह करके जो फैसला सुना दिया उस पर अमल दरामद करना बनता है। अगर आप अमल दरामद नहीं करते तो ये तौहीन अदालत के मुतरादिफ होगा। तौहीन अदालत करने की सिचुएशन में फिर आपको सजा भी हो सकती है, आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन ये मामला यहां पर रुकेगा नहीं, यहां पर 2 बल्कि 3 आईनी अदारों के दरमियान तसादम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ठीक है हसन साहब, तसादुम दिखाई दे रहा है। बिल्कुल तौहीन अदालत की आप बात कर रहे हैं, आदिल साहब से पूछ लेते हैं। आदिल साहब, तौहीन अदालत की बात कर रहे हैं जिस तरह से हसन साहब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कह चुका है कि अगर फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा नताइज का सामना करना पड़ सकता है इलेक्शन कमीशन को। तो इलेक्शन कमीशन ने तो नजरसानी के लिए रजू कर लिया है, अब क्या देख रहे हैं? अब नजरसानी हो गई या फिर कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है? देखें, ये सब चीज़ें जुड़ी हैं 1 महीना बाद होने वाली डेवलपमेंट से। अगर सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहिबान ने यह कहा है कि फैसले पर अमल दरामद ना करने के संगीन नताइज होंगे, और एक मरतबा नहीं कई मरतबा ये कह चुके हैं जो सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद ना करने के नताइज हैं। अच्छा, वो नताइज जो भी होंगे वो अब 25 अक्टूबर के बाद ही होंगे। उसकी रीज़न ये है, इस वक्त तो सर्वाइवल की जंग शुरू हो चुकी है ना। अब तो ये तय होना है कि सुप्रीम कोर्ट ने चलना है या नहीं चलना, या इसकी जगह इसके इख्तियारात आईनी अदालत बना के उसको दे दिए जाने हैं, ये सिर्फ अपीलें ही सुनेंगे। तो उसके लिए जो अक्टूबर का पहला हफ्ता है उसमें जो आईनी तरमीम होनी है, जो कि डेडलाइन हुकूमत ने तय कर ली है कि SCO इजलास से कबल ये मामला सारा वाइंड अप करना है, और उसमें काफ़ी हद तक मौलाना के साथ जो हैं वो मामला भी तय पा गए। और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स जो हैं पसे पर्दा चल रही हैं, जिसमें इस तरमीम के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं कि ये तरमीम हो जाएगी। अच्छा, जब ये तरमीम अगर हो जाती है, आईनी अदालत बन जाती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने उन इख्तियारात के साथ आगे जाती है जो कि उसका एक बड़ा बहुत ज़्यादा महदूद उसके पास जो उसका इस वक्त का मैंडेट है। तो उसके बाद फिर वो कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, जो कहा जा रहा है, वो फिर शायद उस तरह से ना हो सकें। तो बुनियादी तौर पे हिसाब की जंग चल रही है, और इस हिसाब की जंग में
ये सारी मखसूस नशस्तों वाला मामला हो, कोई दूसरा मामला हो, इवन हुकूमत खुद इसको अपने सर्वाइवल का मामला समझ रही है, और बल्कि अब तो ये हुकूमत के सर्वाइवल का मामला बन भी गया है। तो इसके लिए अब आईनी तरमीम अगर हो जाती है, लेकिन इसमें एक जो बड़ी बदकिस्मती की बात है, देखिए आईनी तरमीम होना कोई बुरी बात तो नहीं है। ये 25 तरमीम इससे पहले हुई, वो एक अच्छे मकसद के लिए हुई, ठीक है, हम उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं खासतौर पर 18वीं तरमीम के हवाले से, लेकिन ये तरामीम अवामी मफाद में होनी चाहिए। इसमें ये चीजें इतनी पोलिटिसाइज हो गई हैं कि बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी ऐसी जो इसमें हो सकती थी या होने जा रही थी, वो भी इतनी पोलिटिसाइज हो गई हैं कि अब ये मामला आगे बढ़ेगा तो ये इसको मुतनाज़ा कर दिया गया, और हुकूमत की स्ट्रेटजी ने इसको मुतनाज़ा किया। मिसाल के तौर पे ये तो खुद सभी कहते आए, खुद तहरीक इंसाफ आप बात करें कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ अवामी पाकिस्तान मुफाद के लिए होगी, ये तो फिर जब मुसवदा सामने आएगा तो फिर ही पता चलेगा ना इसमें अवामी जो फायदा है वो कितना है। इसमें मैं ऐड कर देता हूं कि किन चीजों पे ऑलमोस्ट चीजें जो हैं ये हुकूमत ने फाइनल कर ली, और मौलाना के साथ भी किन चीजों पे कंसेंसस हो गया, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मिसाल के तौर पे आईनी अदालत के क्याम के हवाले से तमाम हुकूमती इत्तेहादी और मौलाना इनके दरमियान इस पे इत्तफाक राय है, उसमें कोई मसला नहीं है। जो 3 साल मुद्दत मुलाजमत वाला मामला है वो ड्रॉप हुआ, लेकिन उसमें आईनी अदालत में टेन्योर पोस्टिंग होगी। इसके अलावा जो जजेस की तादाद में जो इजाफे वाला जो मामला है वो उस पर इत्तफाक राय है। नए जजेस के इंतखाब के लिए पैनल वाला जो मामला है, और चीफ जस्टिस की नामजदगी वाले मामले पे पैनल वाला मामला है, इस पे इत्तफाक राय हो चुका है। बलूचिस्तान असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो बढ़ाने के हवाले से उनको 65 से 81 करने का जो मामला है, इस पे इत्तफाक राय हो चुका है। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वाकई वक्त की जरूरत भी हैं, लेकिन इस मामले को ऐसे हैंडल किया गया वजारत कानून की जानिब से, आजम वज़ीर तारड़ साहब और उस वक्त साथ इंटीरियर मिनिस्टर को टास्क दिया, लेकिन ये चीजें मुतनाज़ा ज्यादा हो गई। लेकिन इसमें 63A वाला जो मामला है, मौलाना ये कह रहे हैं मैं 63A वाले मामले पे नहीं मानूंगा, लेकिन उनको कायल करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो 3 साल उम्र में इजाफे वाला जो मामला है, और इसके अलावा जो उम्र में जो दीगर ओहदों के लिए इजाफे का मामला है, उस पर मौलाना नहीं मान रहे। लेकिन बाकी ये जो चीजें हैं, इनमें मेन चीज है आईनी अदालत। अगर इसमें सिर्फ आईनी अदालत बन जाती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात जो हैं वो सल्ब हो जाते हैं या उसको ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसके बाद ये जो हम बात कर रहे हैं ना कॉन्सिक्वेंसेस के, इलेक्शन कमीशन भी इसमें वैसे डिले नहीं कर रहा, जाहिर है उसको भी चीजें नजर आ रही हैं। उन्होंने एक एक्सट्रीम पोजीशन ले लिया, और उस एक्सट्रीम पोजीशन लेने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो यही देख रहा है कि अगर आईनी तरमीम हो जाती है तो उसकी बचत हो जाएगी इसमें। जी बिल्कुल अदील, मौलाना साहब तो दोनों तरफ खेल रहे हैं ना, वो अपोजिशन को भी यकीन दहानी करवा रहे हैं। साहब आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से हमने देखा कि पिछले 4 से 5 माह हो गए हैं और मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फुल कोर्ट का फैसला भी हमारे सामने है, फिर वजाहती फैसले की बात कर ली जाए 14 सितंबर का, वो भी हमारे सामने है, और अब इलेक्शन कमीशन ने दोबारा जो है नजरसानी के लिए रुजू कर लिया है। साहब आप क्या देखते हैं? इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है ताखीरी जो हरबे की बात कर रहा था सुप्रीम कोर्ट, तो वो ये बात कर रहे हैं कि भाई जो ताखीर हो रही है वो हमारी तरफ से नहीं और हम जिम्मेदार नहीं हैं। साहब आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो किसी भी चीज़ का जिम्मेदार नहीं है। इलेक्शन कमीशन किस चीज़ का जिम्मेदार है? इस मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो सके। तमाम लोगों ने कहा, हर पॉलिटिकल पार्टी ये बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ये कह चुके हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए, फैफिन की रिपोर्ट कह चुकी है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स कह चुके हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का तकरीबन इसके ऊपर कंसेंसस है कि साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो तो कोई और होगा, वो नीचे से कोई बंदा होगा, वो कोई PTI होगी, वो कोई और होगा। इलेक्शन कमीशन तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को जब सिंबल नहीं दिया गया तो उसके बाद उसकी जो बुनियादी हुकूक हैं कि वो इस पॉलिटिकल पार्टी हमारी असेंबली के अंदर एग्जिस्ट करती है और उसको मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी, ये हक सलब कर लिया गया। इसमें बहुत से लोगों का कसूर है, सुप्रीम कोर्ट का कसूर है, वो लॉ मिनिस्ट्री का कसूर है, वो किसी और का कसूर है, इलेक्शन कमीशन का कसूर नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जिस तरह की RO की अपॉइंटमेंट्स हुई, जिस तरह की अभी ट्राइब्यूनल के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के साथ खप पड़ी हुई है, इसमें बहुत से लोगों का कसूर है, इलेक्शन कमीशन का कसूर नहीं। इलेक्शन कमीशन तो जैसे कि आप, मैं और पाकिस्तान के तमाम
लोग जानते हैं, बच्चे बच्चे को ज़बान ज़द-ए-आम है कि अगर हमारे मुल्क में एक ऐसा इदारा है जो बिल्कुल जिसका कोई कसूर नहीं है, उसने आज तक सारे काम ठीक किए हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। तो बिल्कुल उन्होंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर दुरुस्त लिखा कि उनका तो कोई कसूर नहीं है, कसूर तो हम सब का है कि हमने उस इलेक्शन कमीशन को अपने सर के ऊपर बिठाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन का तो कोई कसूर नहीं है इसके अंदर। देखिए, अदालत के अंदर जो आज एप्लीकेशन इन्होंने रिव्यू की फाइल की, इसका भी वही नतीजा होगा जो इनकी पिछली एप्लीकेशन का हुआ कि अदालत ने बगैर किसी को, अदालत को कोई ज़रूरत नहीं इसके ऊपर नोटिस सर्व करने की, कोई ज़रूरत नहीं कोई मज़ीद बहस सुनने की, कोई अपील ये नहीं लगी हुई। अदालत के सामने एक मेजॉरिटी का फ़ैसला है, वो फ़ैसला बड़ा क्लियर है। उस फैसले की तशरीह मज़ीद सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्लैरिफिकेशन के अंदर की, फिर अगर किसी को वो समझ ना आए तो मज़ीद सुप्रीम कोर्ट ने 70 सफ़े लिखे डिटेल अपनी रीज़न्स देने के लिए कि इस फैसले का मतन क्या है, आर्टिकल 17 जो पॉलिटिकल राइट है हमारे आइन के अंदर, उसको किस तरह इंटरप्रेट किया गया। और वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर लिख दिया कि कोई भी इलेक्शन के कानून की शिक तरमीम करदा या गैर तरमीम करदा, अगर वो आर्टिकल 17 के फंडामेंटल राइट जो हर शख्स का भी है पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करने का और पॉलिटिकल पार्टीज का भी है, अगर उस राइट को, अगर उस हक को, उस बुनियादी हक को किसी भी तरीके से सलब किया जाएगा या उसको अफेक्ट किया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर लिखा है कि वो कानून साजी भी गलत होगी, क्योंकि ये आइन की मंशा है जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया। तो इसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट की गलती है, इलेक्शन कमीशन की तो कोई गलती नहीं। सुप्रीम कोर्ट की गलती है कि वो इलेक्शन कमीशन के उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सका, इलेक्शन कमीशन के नज़रिए के मुताबिक अपना आइन का फैसला नहीं कर सका। आइन बनाने वालों की गलती है कि वो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस आइन को बना नहीं सके। सब लोगों की गलती है, इलेक्शन कमीशन की गलती नहीं है। तो बिल्कुल उन्होंने जो प्लीडिंग्स सबमिट की सुप्रीम कोर्ट में वो दुरुस्त हैं। मैं अदील साहब की बात के ऊपर भी आपकी इजाज़त से एक छोटा सा कमेंट करना चाहता हूं इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर। ये बात के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्रिएट कर दी जाएगी कि बड़ी अच्छी बात है, इसके ऊपर कंसेंसस हो गया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के शायद नंबर्स पूरे हो गए हैं, यानी कि 2/3 नंबर्स पूरे हो गए हैं। मैं आपसे जेन्युइनली बतौर, और अपने भाई अदील से भी जेन्युइनली बतौर एक सियासत का तालिब इल्म, एक कानून का तालिब इल्म, एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आइन की तरमीम, आइन का लिखा जाना या आइन की तरमीम का मकसद ये है कि अच्छा या बुरा अवाम की 2/3 मेजॉरिटी, यानी कि बेशतर अवाम, 2/3 उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि बेशतर अवाम जब किसी चीज़ के हक में हो, सिंपल मेजॉरिटी में नहीं, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में जब आवाम किसी चीज़ के हक में हो, तो जमहूरियत अज्यूम करती है कि उनके नुमाइंदे भी उस बात के हक में होंगे और आवाम की आवाज़ को आगे लाते हुए वो कोई तरमीम करेंगे, कोई कानून साजी करेंगे। अगर 2/3 नंबर पूरे भी हो जाएं, तो मैं अपने भाई अदील साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ, हसन से भी, कि क्या इस मुल्क में किसी शख्स का ये ख्याल है कि पाकिस्तान की 2/3 पॉपुलेशन तो बड़ी दूर की बात, कोई मेजॉरिटी भी पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन की ऐसी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आईनी अदालत क्रिएट करना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट के पर काटना चाहती है? अगर इसके ऊपर आज इस मांत्रा के ऊपर अगर पाकिस्तान के अंदर वोट कास्ट कर दिए जाएं, हम जिस तरह ये बैटल ऑफ द बैंड्स और इस तरह के हमारे शोज़ होते हैं, रियलिटी शोज़, अगर अभी एक नंबर दे दिया जाए कि जो शख्स भी इस हक में है वो नंबर 1 टेक्स्ट मैसेज कर दे, और अगर जो इसके खिलाफ है वो नंबर 2 टेक्स्ट डिजिट प्रेस करके टेक्स्ट मैसेज कर दे, तो मैं बतौर सियासत का तालिब इल्म अपने फाजिल दोस्तों से पूछना चाहता हूँ कि अदील साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान की आवाम, उसकी दिल की धड़कन, उसकी मर्जी, उसकी सुप्रीम विल ये है कि सियासी तोड़ जोड़ करके कुछ 45-47 मिला के एक आइनी तरमीम कर दी जाए? कि आपके ख्याल में पाकिस्तान की नब्ज़ इस वक्त आइनी तरमीम और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के साथ है या सुप्रीम कोर्ट की एग्जिस्टिंग पावर्स के साथ है, जिसका दिफा चंद जजेस ही बस अब करते नजर आते हैं? जी ठीक है। साहब ये बताइएगा कि मखसूस नशस्तों का ये जो मामला है अब किस तरफ जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ पर नजरसानी होगी या फिर कोई फैसला भी हो सकता है इस पर? देखिए, मैं तो 12 जुलाई से इस बारे में बहुत क्लियर हूँ
कि ये हीले बहाने जितने भी कर लें, कभी वो इलेक्शन कमीशन कहे हमारा इस चीज़ में कसूर नहीं है, कभी वो कहे हमारा किसी चीज़ में कसूर नहीं है, कभी वो अदालत से उनके काउंसिल खड़े होकर बदकलामी कर लें, कभी वो किसी के पीछे छुपने की कोशिश करें, कभी किसी के पीछे छुपने की कोशिश करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, ये कोई मजाक नहीं है। ये रियासत पाकिस्तान की अदालत उज़्मा, जिसके ऊपर एक कुरान मजीद की आयत लिखी हुई है, अल्फाज लिखे हुए हैं कि जिसके अंदर के उनका काम है इंसाफ करना, ये उसका फैसला है। इसके पीछे आईन पाकिस्तान खड़ा है, इसके पीछे रियासत पाकिस्तान के दीगर सतून खड़े हैं, इसके पीछे अवाम पाकिस्तान खड़ी है। ये सुप्रीम कोर्ट है, ये कोई खाला जी का घर नहीं है कि आपकी को इनविटेशन दिया हुआ है, आपका दिल करेगा तो मान लेंगे चले जाएंगे खाना खाने, दिल करेगा तो नहीं खाना खाने जाएंगे। इसमें कोई कर्टसी नहीं है। हमारे मुल्क का निज़ाम, जमहूरियत का निज़ाम की बुनियाद है इस चीज़ पे। सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, तमाम दुनिया की जो कॉमन लॉ डेमोक्रेसीज़ हैं उनकी बुनियाद है इस चीज़ पे कि आपके 100 डिफरेंशियल हों सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। आप कहीं ये कानून के ख़िलाफ़ है, ये आइन के ख़िलाफ़ है, मैं इसको नहीं आइन के मुताबिक मानता, लेकिन ना मानते हुए भी मैं सरे खम तस्लीम करता हूँ, क्योंकि हमारा निज़ाम यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट एक तशरीह कर दे तो कोई हीले बहाने नहीं आएंगे दरमियान में। मुझे कभी यकीन है बतौर तालिब इल्म कानून का कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई का फैसला पूरी तरह इम्प्लीमेंट होगा। ये जितने मर्जी डिले कर लें, ये कोई मजाक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। जी बिल्कुल, आइन और कानून की बालादस्ती भी होनी चाहिए। मुझे शामिल करनी एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे कि मुआशी मंजरनामे पर 2 बड़ी अहम पेशरफ्त हुई हैं। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी है। पाकिस्तान को जल्द ही $1.1 अरब की पहली किस्त IMF से मौसूल हो गई है, जबकि बकिया डॉलर आइंदा 3 साल में पाकिस्तान को मुख्तलिफ इक़सात में दिए जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान IMF से कर्ज हासिल करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान ने IMF से $2.5 करोड़ का पहला कर्ज दिसंबर 1998 में हासिल किया था और इसके बाद से अब तक पाकिस्तान 22 से ज़्यादा मरतबा IMF से कर्ज हासिल कर चुका है। मगर मुआशी इस्तेहकाम का सवाल 50 साल बाद आज भी अपनी जगह मौजूद है। नाज़रीन, तो क्या नया IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात कम कर सकेगा? ये अहम सवाल है। आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी एक नए IMF प्रोग्राम से कितनी मुतासर होगी? इसके साथ साथ हुकूमत ने मुल्की टैक्स कवानीन से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म करने का भी फैसला किया है और ऐसे में वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं कि 9% टैक्स टू GDP किसी भी मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम नहीं दिला सकता है। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शुबों को टैक्स नेट में लाना होगा। वज़ीर ख़जाना की जानिब से क्या नाज़रीन गुफ्तगू की गई है, पहले वो देख लेते हैं। अब हमारे पास ये गुंजाइश नहीं रही है कि कोई इस मुल्क में नॉन फाइलर रहे। इसीलिए अब जो हमने उन पे कदरें लगाई हैं कि जो अब वो नहीं कर सकते हैं। अगर हम टैक्स जो नेट है उसको बढ़ाते नहीं हैं, अनटैक्स्ड और अंडर टैक्स सेक्टर्स को नहीं लाते हैं, तनख्वाहदार आदमी है उस पे जो बोझ डाला गया और इसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पे जो बोझ डाला गया, एंड एग्रीकल्चर, रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेलर्स और रियल एस्टेट है, ये सेक्टर्स को हमने नेट में लाना है। कि आज आपकी 330 बिलियन की इकॉनमी है, इसको नॉन डॉक्यूमेंटेड को आप लेकर आएंगे, आपकी ऑटोमेटिकली इकॉनमी डबल हो जाती है। तो नाज़रीन, वज़ीर ख़जाना साहब तो कह रहे हैं कि मुआशी इस्लाहात के सिवा अब कोई चारा नहीं है और इसी पर हम बात कर लेते हैं। माहिर टैक्स अमूर मोहम्मद अवैस साहब को हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है। मोहम्मद अवैस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अवैस साहब, कैसे देख रहे हैं आप कि कर्ज़ की मंजूरी का पाकिस्तानी मईशत पर क्या असर पड़ेगा, क्या इसका इम्पैक्ट होगा? बहुत शुक्रिया आपका मौका फराहम करने का। इसमें सबसे पहली बात तो ये समझने वाली है कि ये $7 बिलियन जो, जैसे आपने कहा कि इसमें से $1.1 बिलियन अभी मिलेंगे और बाकी डॉलर जो है वो अगले 3 सालों में जो होगा वो वर्ल्ड बैंक जो होगा वो डिसबर्स करेगा। अच्छा, ये जितना भी फॉरेन करेंसी का रिजर्व्स आ रहा होता है, ये आपको पता है कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स का है। हम क्योंकि इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, हम इंपोर्ट के जरिए
चीजें बाहर से मंगवा रहे होते हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे होते हैं, तो हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स कंटिन्यूअसली बेसिस के ऊपर कम हो रहे होते हैं। और उस ऊपर से अब हमारे ऊपर क्योंकि पुराने कर्जे भी बहुत ज्यादा हैं, वो ओवरड्यू हो रहे होते हैं, दूसरे मुल्क अपने कर्जे मांग रहे होते हैं, तो हम हर वक्त एक प्रॉब्लम के शिकार होते हैं कि हमने पुराने कर्जे कब देने हैं, कैसे देने हैं, नए जो हमारी इंपोर्ट हो रही है उसके लिए फॉरेन करेंसी रिजर्व्स कहाँ से लेके आने हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ये पूरी एफर्ट कर रही थी कि आईएमएफ के साथ हमारा प्रोग्राम तय हो जाए। अच्छा, इस प्रोग्राम तय होने से एक जो गवर्नमेंट को सबसे बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जो हमारे दूसरे बिरादर मुल्कों ने जो कर्जे दिए हुए हैं वो भी हमें कंडीशन लगा के बैठे हुए हैं कि आप आईएमएफ के साथ अगर प्रोग्राम तय करेंगे तो हमारा पुराना कर्ज को हम रोल ओवर दे देंगे, आपको मजीद टाइम दे देंगे वापसी करने के लिए। और अगर आईएमएफ आपका प्रोग्राम नहीं करता तो फिर हमारा कर्ज भी वापस करें, क्योंकि उन सबको लगता है कि पाकिस्तान कर्जा तो लेता है लेकिन उसको वापस करने के लिए क्या उसके पास कैपेसिटी है, क्या गवर्नमेंट वो मैयर्स लेगी कि ये कर्जा वापस कर सकेगी, जिसपे अभी आपने जैसे वजीर खजाना साहब की गुफ्तगू बताई तो उसमें भी उन्होंने उसी तरफ इशारा किया कि उन्होंने कहा कि साहब ये बताइए कि सॉरी कथा कलामी की माजरत सर, ये बताइए कि आम फहम के अंदर तो ये बात समझ आती है कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन रिजर्व सिर्फ तब ठीक होंगे, एक तो हमारी रिमिटेंसेस हैं जो कि डिफरेंट पॉलिटिकल दीगर चीज़ों की वजह से थोड़ी सी कम हुई हैं, लेकिन समझ आती है कि अगर हमें बतौर मुल्क फॉरेन रिजर्व्स चाहिए तो हम दुनिया को कुछ बेचेंगे तो वो हमें डॉलर्स में पैसे देंगे और पाकिस्तान के अंदर पैसे आएंगे, ख्वाह वो हमारी इंडस्ट्री हो, ख्वाह वो हमारा पब्लिक सेक्टर हो, ख्वाह कोई और चीज़ हो। जब तक दुनिया को कुछ बेचेंगे नहीं, भारत दुनिया को चीज़ें बेचता है, चीन दुनिया को चीज़ें बेचता है। सर, हमारा आपकी फहम में इस गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी में, ठीक है आईएमएफ का आ गया लोन, इसमें थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी, दीगर लोग रोल ओवर कर देंगे, बट आपके ख्याल में हमारी पॉलिसी में व्हाट आर वी गोइंग टू सेल टू द वर्ल्ड? हमारा ये सस्टेन कैसे होगा फॉरेन, ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे होगा, रिजर्व्स कंसिस्टेंटली कैसे बढ़ेंगे, इसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी आपकी नज़र में क्या है? देखिए, यही तो हमारे मुल्क का अलमिया है फ्रैंकली। अगर अभी भी देखें, फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्स नेट जो बढ़ाने की बात की है वो तो अपने रिजर्व्स बढ़ाने की बात की, चले कलेक्शन आप बढ़ा लेंगे या कोई चीज कर लेंगे, लेकिन आपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाने की बात नहीं की, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाने के लिए आपके पास सोर्सेज क्या है, आपके पास एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। अच्छा, और मजे की बात यह है कि अगर आप इस वक्त एनालिसिस करें तो पाकिस्तान हमेशा प्राइड लेता है कि हमारे पास एक यूथ है, बहुत चार्ज है, बहुत पढ़ी लिखी है और उसकी बुनियाद पे हम फ्यूचर में बहुत तरक्की कर लेंगे, लेकिन क्या कभी यूथ को सही यूटिलाइज करने के लिए कोई पॉलिसी दी गई? क्योंकि इस वक्त भी दुनिया में अगर आप इंडिया की जैसे आप एग्जांपल लें, कोई और कंट्री जो हमारे जैसी इकोनॉमी है, हमारी जैसी चीज है और जहां पॉपुलेशन है, वहां लोग पॉपुलेशन को ट्रेन कर रहे हैं। आईटी का तो इतना बड़ा बिजनेस है जिसमें अगर गवर्नमेंट सीरियस होके आईटी एक्सपोर्ट करना शुरू करे तो ये कोई बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा, ये बड़ी जल्दी उसके रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। आपके ख्याल में सर कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी आपको नज़र आती है गवर्नमेंट की? आपके ख्याल में कोई ऐसा इस बजट में, कोई इस वक्त, कोई आपकी रिवर्बरेशंस में, आपकी लोगों से बात में, कोई आपको लगता है कि हम इस डगर पे चलने लगे हैं, ख्वाह वो आईटी एक्सपोर्ट्स हों, सर्विसेज हों, टेक्सटाइल हो, कोई डू यू सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल सर? देखिए, अभी आप जरा गवर्नमेंट की अगर आप सिचुएशन और पिछले जितने बयानात फाइनेंस मिनिस्टर के, गवर्नमेंट के जितने भी देखें, ये सब बयानात वो हैं जो आईएमएफ की कंडीशंस हैं उसको पूरा करना है। और आईएमएफ की कंडीशंस कोई इकोनॉमी बेहतर करने के लिए नहीं है, आईएमएफ की कंडीशंस हैं कि उनका लोन कैसे रीपे होगा। तो वो कहते हैं अपनी टैक्स नेट बढ़ा लें, अपना ये चीज कर लें। जो बात आप पॉइंट आउट कर रही हैं वो बात है कि आप अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को कैसे स्ट्रांग करेंगे, जिसकी बिल्कुल अवैसा बिल्कुल हुकूमत भी यही जो बार बार रिफॉर्म्स की बात करती है, अभी जिस तरह से वज़ीर ख़जाना साहब ये बात करें मुआशी इस्लाहात को लेकर, लेकिन सवाल इसमें ये अहम है कि इस्लाहात होंगी कैसे, किस तरह से होंगी ये इस्लाहात? देखिए, इस्लाहात बहुत आसान है, इस्लाहात कोई बहुत मुश्किल नहीं है। हमारे यहाँ अगर आप देखें तो एक्सपोर्टर्स जो हैं, वो गुड्स के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फैसिलिटेट करने की जरूरत है, उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जरूरत है,
ताकि वो गुड्स एक्सपोर्ट कर सके। इसी तरह सर्विसेज की मद के अंदर जितने हमारे आईटी के लोग हैं, जितने बाकी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबको चैनलाइज। आपको मैं एक बड़ी बेसिक बुनियादी जो बात है कि आज पूरी दुनिया में पेपॉल और बाकी चैनल मौजूद हैं जिसके जरिए पैसे आने बहुत आसान होते हैं। पाकिस्तान के अभी तक गवर्नेंस सिस्टम के अंदर हम आज तक उस सिस्टम को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सके, जिसकी वजह से जो आईटी एक्सपोर्ट में जो हमारे इंडिविजुअल्स, हमारे बहुत यंग यूथ है जो आईटी में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पैसे पाकिस्तान में थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं ला सकते क्योंकि वो फैसिलिटीज और वो जो सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है वो मौजूद नहीं है। महसूलात का टारगेट था, महसूलात का टारगेट जो है ये माहाना जो एक बुनियादों पे इसको असेस किया जाता है, वो 100 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आ रहा है। तो जो आईएमएफ ने कंडीशंस रखी हुई हैं, आपने उस टारगेट को अचीव करना है, अदरवाइज आपको मिनी बजट ये टारगेट पूरा करने के लिए आता दिखाई दे रहा है। हालांकि एफबीआर खुद इसकी जो तरदीद कर रहा है, जी हाँ, कोई ऐसे चांसेस नहीं है, वजारत खजाना तरदीद कर रही है, लेकिन ये टारगेट्स अगर अचीव नहीं होंगे तो आपको मिनी बजट आता दिखाई दे रहा है। देखिए, पहली बात आप गौर करें कि देखिए मिनी बजट का मतलब है कि आप टैक्सेस को मजीद बढ़ाएं। आपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब की अभी रिसेंट भी गुफ्तगू सुनी, पास में की भी सुन लें कि पिछले बजट में इन्होंने जितने टैक्स रेट बढ़ा दिए हुए हैं, इस वक्त लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं है वो टैक्स देने की। यानी अगर आप किसी इंडस्ट्री को ये कह रही हैं 40% आप टैक्स दे दें, 35% दे दें, सम जगह प्लेसेस के ऊपर 54% टैक्स रेट है, सैलरी वाले का 35% टैक्स रेट है, तो वो तो सब चीख रहे हैं इस वक्त। तो इस वक्त अगर कोई टैक्सेस के अंदर मजीद बढ़ाया गया तो फ्रैंकली ये तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा नाकामी का बायस होगा, लोग भी बहुत एंटी हो जाएंगे। और शायद ये पहली दफा हो रहा है कि अभी कुछ अर्सा पहले भी सैलरीड क्लास रोड के ऊपर आया, हालांकि सैलरीड क्लास एजिटेशन नहीं कर रहा होता। वैसा ये भी फरमाइएगा कि एक तरफ आईएमएफ गए, की जानिब से जो शराइत रखी गई हैं, ये कल परसों चीज़ें भी सामने आई, 8-10 शराइत हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि सब्सिडी पर पाबंदी लगा दी, कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बन पाएगा, यानी कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे ऐसे लगता है कि हुकूमत तो किसी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाए कि उनके हमने फंडिंग जो हम कर्जे ले रहे हैं वो वापस करने हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि ये बड़े फैसले करने से अवाम पर किस हद तक बोझ पड़ेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, महंगाई किस हद तक जाएगी, तो वहां का कंट्रोल क्या होगा। दूसरा टैक्स से रिलेटेड है, एक तरफ ये बता रहे हैं कि जो नॉन फाइलर है वो टर्म खत्म कर रहे हैं, 25 अरब रुपए के करीब गुज़श्ता माली साल वो बताते हैं कि नॉन फाइलर से हमने पैसे कलेक्शन की। तो आप क्या समझते हैं कि ये फैसला मुस्बत है कि जो फैमिली कैटेगरी डिपेंडेंट की तरफ ये जा रहे हैं और नॉन फाइलर की टर्म खत्म करके ये किस हद तक कामयाब हो सकेगा? देखिए, असल जो चीज होती है वो इम्प्लीमेंटेशन है। अगर आप नॉन फाइलर के इश्यू को लें तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ कम से कम भी नहीं तो 50% इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है, नॉन फाइलर्स हैं, लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं हैं। और जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे आपका टैक्स का निजाम ठीक हो ही नहीं सकता। आप अभी देखें कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो 9% है और मैं आपको कह रहा हूं कि एवरेज टैक्स रेट जो है वो 25 से 30% है। तो अगर आपके 100 रुपए आप कमाते हैं और 25 से 30% टैक्स देते हैं तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो तो 25 से 30% होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कितनी बड़ी इकोनॉमी है जो उस सारे के अंदर डॉक्यूमेंट नहीं हो रही कि आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो 25-30% की बजाय 9% के ऊपर खड़ा है। तो वो नॉन फाइलर्स को जब तक नहीं करेंगे, टैक्स नेट में नहीं लाएंगे, उस वक्त तक नहीं होगा। लेकिन जो दूसरी बुनियादी बात समझने वाली है कि गवर्नमेंट मैयर्स क्या ले रही है। गवर्नमेंट सिंबल लॉक कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है हम आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर बंद कर देंगे, हम आपका गैस मीटर बंद कर देंगे। और जो टैक्स डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी फौज रखी हुई है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है और उनकी ड्यूटी है कि उन्होंने जाके नोटिस देने हैं, उन्होंने जाके उनको टैक्स नेट के अंदर लेके आना है। वहां पे लॉ में ऑलरेडी पेनल्टीज मौजूद है कि अगर कोई आदमी को नोटिस देते हैं और वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता तो उस पर पेनल्टी लग सकती है। तो कभी किसी ने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को पूछा कि आपने कितनी टैक्स नेट बढ़ानी थी, आपने उसमें क्या एफर्ट आप जिस तरह से ये कह रहे हैं टैक्स नेट बढ़ाने की बात तो हो रही है, एक तरफ तो हुकूमत दावा करती है महंगाई को लेकर सिंगल डिजिट का, लेकिन ऐसे में सहूलियात भी तो होनी चाहिए ना आवाम के लिए। नहीं, ये तो एक
लोगों की, देखिए ये एक बुनियादी सवाल है। मसलन मैं अगर ये कहता हूं कि आप मेरे से 35% टैक्स लेते हैं और उसके बदले में मुझे क्या सहूलत मुहैया की जाती है। मैं अपने बच्चे को एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में करवाता हूं, जी। मैं बीमार हो जाता हूं तो मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर में गवर्नमेंट इज फेल्ड टू प्रोवाइड मी सिक्योरिटी, तो आप मुझे मेरे से फिर टैक्स किस चीज का लेते हैं? ये एक अलहदा बिल्कुल क्वेश्चन है जो जी। इतना इंपॉर्टेंट है कि टैक्स नेट अगर आपने बढ़ाना है तो हुकूमत को अवाम को कुछ मुहैया करना है, कोई बुनियादी सहूलियात देनी है कि हाँ इन सहूलियात हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बदले में टैक्स नेट आपका बढ़ जाएगा। हम तो कर्जा लेते हैं फ्रैंकली या पुराना कर्जा देने के लिए या गवर्नमेंट की कॉस्ट पूरी करने के वैसा लिए, ये जो या वो सारी वो जब भी ये पूरी नहीं बजट हो आया रही था, होती। वैसा बजट आया था तो उस वक्त भी ये चीज़ की तरफ इशारा हुआ कि लगभग 3,980 4,000 अरब रुपए की अशराफिया को सब्सिडी दी जाती है, और इसमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भी आ चुका, IMF ने भी इसकी तरफ इशारा किया। उसकी तरफ हम क्यों नहीं इशारा फोकस करते और फिर इस्लाहात की बात कर रहे हैं, लेकिन वो फिर अपनी तरफ करते नहीं है। अभी इन्होंने 20 करोड़ रुपए की वुजरा के लिए गाड़ियां लेने की खबर भी सामने आ रही है। देखें एक्सपेंडिचर अपनी जगह, ये जो गाड़ियां लेनी और इस तरह के मसलन इतने बुरे हालात में, तो खैर ये ऐसा कोई भी डिसीजन जो है वो मुल्क के लिए कितना नुकसानदेह होता है, इमेज के लिए कितना खराब होता है, ये एक अलहदा पॉइंट है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप टैक्स का कानून देखेंगे, IMF बार बार कहता है एग्जेम्पशंस खत्म कर दें, लेकिन बहुत सारी क्लासेस हैं हमारी जिनकी इनकम एग्जेम्प्ट है, जिनको आप पूछ ही नहीं सकते, जिसको कुछ नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर इनकम को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी हुई है, कभी उसको इतनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात होती है, कभी यह भी बात हुई है कि हम एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जो प्रोटेक्शन दी हुई है उसको खत्म करें और उसको फेडरल गवर्नमेंट के एम्बिट में लेके आए ताकि फेडरल गवर्नमेंट प्रॉपर्ली उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट कर सके। को तो टैक्स वो नहीं हो कलेक्शन रही से होती। मुस्तस्ना किया हुआ है। जी जी। एग्रीकल्चर इनकम को फेडरल गवर्नमेंट नहीं कलेक्ट कर सकती और उसको आज का कानून ये कहता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी। फ्रैंकली उसके लिए जो कलेक्टिंग अथॉरिटीज हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर या पटवारी हैं, वो लैंडलॉर्ड के पास कभी जाके कह सकते हैं कि आपकी इनकम बता दें और आपका कितना टैक्स बनता है, वो कितना देना है, तो वहां कोई पूछता ही नहीं है। उस पर टैक्स रेट है लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। बिल्कुल, हुकूमत को इस पर सोचना होगा। ठीक है, बहुत सब आपके कीमती वक्त का तो नाज़रीन यहाँ पर शामिल करेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ऐसे में एक अहम सवाल ये है कि हुकूमत अपने मुआशी हदाफ कैसे हल कर पाएगी। तो इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है। मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।